हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के जो 4 मार्च यानी कि आज जो आपका पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न था आदर्श विलयन का उदाहरण है। यानी इन चारों में से आपको बताना था कि कौन सा आपका आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो इसका फर्स्ट जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, कैसा विलयन होता है, आपका आदर्श विलयन होता है। दूसरा प्रश्न था अधोलिखित में से अधिकतम बांटॉप कारक या बांटॉप गुणांक यानी आई का मान प्रबल विद्युत अपघट्टक है। यानी इन चारों में से कौन से प्रबल विद्युत अपघट्टक का बांटॉप गुणांक अधिकतम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी K2SO4 के अंदर जो बांटॉप गुणांक है उसका मान सबसे अधिक है। उसके बाद है आपका अधोलिखित में से विद्युत रोधी पदार्थ है। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का चालन नहीं करता। तो इसका आंसर है आपका टेफ्लॉन। क्या है? टेफ्लॉन। क्योंकि बाकी देखो ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक होता है और सोडियम और सिल्वर धातु है आपकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन था आपका स्वर्ण सतह पर HI के ऊष्मीय वियोजन हेतु अभिक्रिया की कोटि। यानी सोने की सतह पर HI के ऊष्मीय वियोजन के लिए जो अभिक्रिया की वो कोटि है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 0। अगला क्वेश्चन क्या था? वेग दिया था आपको किसी अभिक्रिया का K x⁵2 इंटू वाई की पावर -1 उपयुक्त वेग व्यंजक के लिए अभिक्रिया की कुल कोटि है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे यानी 3/2 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/2। यानी जो अभिक्रिया की कोटि थी वो कितनी थी? 1/2। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अधोलिखित में से संक्रमण तत्व हैं। अब इन चारों में से बताना है आपको कि संक्रमण तत्व कौन सा है। और इस क्वेश्चन ने आपको घुमाने के लिए जो जिंक और कैडमियम पहले ही दिए हुए हैं, इनको एनसीईआरटी के हिसाब से और क्या नहीं माना जाता? संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। रदरफोर्डियम भी आपका संक्रमण तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीरियम। क्या हो जाएगा? सीरियम। अगला क्वेश्चन था आपका अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन है। जैसे आपको आयन दिए हैं Ti2+ यानी टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, Fe2+, ये आपको आयन दिए हुए हैं। इनमें से बताना है आपको कि जो आपका अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस आयन के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Fe2+, यानी आयरन 2+ के अंतर्गत आपके सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा था? अगला क्वेश्चन था वैदंती लिगेंड है। यानी इन चारों में से कौन सा वैदंती लिगेंड है? तो इसका आंसर था आपका NO2-। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था PtNH3 का ऑल्टोइल ClNO2 संकुल में Pt यानी प्लेटिनम की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है प्लेटिनम का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 2, यानी जो प्लेटिनम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। कैसे कि जो कि आपका NH3 है वो क्या है आपका एक दंतुक लिगेंड है, तो कितने? 2 हैं, तो इसका जो 2 हो जाएगा। Cl भी एक दंतुक लिगेंड है, कितना है? 1। और NO2 का भी कितना हो जाएगा? इस प्रकार आपको जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अगली बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था अधोलिखित में से सर्वाधिक कार्बन एलोजन आबंध लंबाई वाला यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका CH3I। क्या है? CH3I। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है CHCl3 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में A यौगिक बनाता है और उसके साथ HCl बनाता है। अप्रयुक्त अभिक्रिया में उत्पाद A है, तो ये बनता है आपका फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस बनती है? फॉस्जीन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है?
कास्ट स्पिरिट है। इनमें से कास्ट स्पिरिट किसको बोला जाता है? तो मेथनॉल को आपका क्या बोला जाता है? कास्ट स्पिरिट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? द्वितीयक एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? द्वितीयक एल्कोहल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कौन सा है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अधोलिखित में से दुर्बलतम अम्ल है, यानी आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे दुर्बलतम अम्ल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? CH3COOH। कौन सा है? CH3COOH। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है तृतीयक एमीन है, यानी इन चारों में से तृतीयक एमीन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्राईमेथिल एमीन। ट्राईमेथिल एमीन ही आपकी क्या है? तृतीयक एमीन है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकृत अवस्था जो कितनी यानी कौन सी होती है? sp sp2 sp3 sp3d2। तो इसका आंसर आपका sp3। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? पॉलीसेकेराइड है। इन चारों में से पॉलीसेकेराइड कौन सा है? तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन अधोलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका वेलिन। वेलिन क्या है? आपका एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों में ताप बढ़ाने पर द्रवों में गैस की विलेयता, खाली जगह होती है, क्या हो जाती है? घटती है। कैसी हो जाती है? घट जाती है। अगला क्वेश्चन है मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई खाली जगह। तो इसकी इकाई होती है kg मोल इनवर्स, या आप इसको बोल सकते हो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी विलयन। कौन सा है? विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता ताप बढ़ाने पर खाली जगह है तो क्या होती है? विद्युत अपघटनों की चालकता, विलयनों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 1.75 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स पाया गया है तो अभिक्रिया की कोटि है। अब इसमें पूछा रहा है कि इसमें जो आपको वेग स्थिरांक दिया है, इस वेग स्थिरांक के अभिक्रिया की कोटि कौन सी है? तो इसका आंसर है आपकी द्वितीय कोटि। कौन सी अभिक्रिया? द्वितीय कोटि। अब आपको पता कैसे चलेगा द्वितीय कोटि? आंसर कैसे आएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मोल 1 - n, यानी मोल की पावर 1 - n इंटू लीटर की पावर n-1 इंटू टाइम इनवर्स। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है आपकी किसी भी वेग स्थिरांक का, आपको क्या निकालने के लिए? मात्रक निकालने के लिए। उसके बाद है प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कण एंथैल्पी वाला तत्व खाली जगह है। तो इसका आंसर है आपका क्या है? जिंक। क्या है? जिंक। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जिन त्रिविम समावयवों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पणों प्रतिबिंबों की तरह होता है उन्हें खाली जगह कहते हैं। या तो बोल दो आप इनको प्रतिबिंब रूप, कौन से बोल दो? प्रतिबिंब रूप, या बोल दो एनेंशियोमर। क्या बोल सकते हो? एनेंशियोमर बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? एलिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र। तो एलिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र होगा आपका H2C डबल बॉन्ड C HCH2Br, यानी एलिल हैलाइड में क्या होता है? एलिल हैलाइड में जो द्विबंधित कार्बन होता है उसके निकटवर्ती कार्बन से हैलाइड जुड़ा हुआ होता है। तो ये हो जाएगा आपका एलिल हैलाइड का, एलिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में प्रयुक्त फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन खाली जगह कहलाता है। इसका आंसर है आपका फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है, जहाँ पर जैव प्रतिदर्शों को परिरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा था? ट्राईमेथिल एमीन की आकृति खाली जगह होती है तो ये होती है आपकी पिरामिडीय। कौन सी होती है? पिरामिडीय। कौन सी आकृति होती है? पिरामिडीय आकृति होती है। अगला क्वेश्चन था आपका विटामिन खाली जगह की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब हम आते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों पे, जिसमें आपका पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या था? नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के गैसीय विलयन में
विलेय तथा विलायक बताइए। अब इसमें क्या करना है आपको, विलेय और विलायक बताना है। देखो ये क्लोरोफॉर्म क्या है आपका, द्रव है। क्लोरोफॉर्म क्या है, द्रव है। और नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर, गैस है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। अब देखो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के यानी जो द्रव है, नाइट्रोजन गैस में किसको घोला जा रहा है, क्लोरोफॉर्म को। किसको घोला जा रहा है, क्लोरोफॉर्म को। और क्लोरोफॉर्म को घोला जा रहा है तो क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा आपका, विलय। क्या हो जाएगा, विलय। और किसके अंदर घोला जा रहा है, नाइट्रोजन में, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, विलायक। क्या हो जाएगी, विलायक। कौन सा विलयन था, गैस और द्रव का विलयन था। जैसे नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म की गैसीय विलयन, यानी क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन के अंदर घोला जा रहा है, तो जिसको घोला जाता है उसको विलय, जिसके अंदर घोला जाता है उसको विलायक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो द्रव है यानी क्लोरोफॉर्म है वो तो विलय है, और जो विलायक क्या हो जाएगा आपकी, गैस यानी नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन था आपका, मरकरी सेल में प्रयुक्त एनोड का नाम लिखिए। यानी मरकरी सेल में एनोड किसका बनाया जाता है, तो मरकरी सेल के अंदर जो आपका एनोड होता है वो बनाया जाता है जिंक अमलगम का। किसका बनाया जाता है, जिंक अमलगम का बनाया जाता है, जिसका सूत्र आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ZnHg। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है NiCO का होल फॉर्म है निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था। अब आपको पता है कि जो आपका CO यानी कार्बोनिल यौगिक है वो क्या है, आप वो उदासीन है, तो इसकी जो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। अगला क्वेश्चन था आपका, प्रत्यंकरण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है म्यू इजिकल टू √N+2 बोर मैग्नेटॉन। आंसर आता है वो किसमें आता है, बोर मैग्नेटॉन के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा था, निम्न प्रचक्रण संकुल का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो निम्न प्रचक्र संकुल का एक उदाहरण आप इस तरीके से लिख सकते थी कि उस संकुल के अंतर्गत आपका एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसी तरीके से एग्जांपल है CONH3 का ऑल 6 इसकी पावर +3, यानी इस पर चार्ज कितना है, +3। तो इसमें जो NH3 है वो कैसा लिगेंड है, अब आपका प्रबल लिगेंड है। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित यौगिकों को SN2 अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको यौगिक दिए गए हैं, अब इनको आपकी SN2 अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको पता होना चाहिए SN2 अभिक्रिया में क्रम होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी सबसे अधिक क्रियाशील 1 डिग्री। अब देख लो आप 1 डिग्री कौन सा है, ये वाला, तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा। 2 डिग्री कौन सा है, ये वाला, तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा। और 3 डिग्री कौन सा है, तो ये ऐसे हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला क्वेश्चन था आपका, एथिल एल्कोहल की वाष्प को, एथिल एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या बनेगा, यहाँ पर एक प्रकार का एल्डिहाइड बनता है और एथिल एल्कोहल CH3 CH2 OH। अब इसका क्या करोगे, Cu की प्रेजेंस में यानी तप्त कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर जैसे ही आप इसको रिएक्शन को कराओगे तो वहाँ पर आपको एथेनॉल यानी एक प्रकार का एल्डिहाइड मिलेगा। जो आपका OH ग्रुप है वो किसमें यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डाइहाइड्रोजन रबड़ का सामान्य सूत्र लिखिए। तो इसका सामान्य सूत्र होता है C6H5N2+Cl या X- होता है। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था, मेथिल एमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखनी थी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया लिखनी थी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, DNA तथा RNA में कोई एक अंतर लिखिए। तो DNA और RNA में आपको कोई एक अंतर लिखना था जिसको आप आसानी से लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन थे आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्नों में क्या था आपके, स्थिरक्वाती मिश्रण को परिभाषित कीजिए, न्यूनतम स्थिरक्वाती मिश्रण को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो उदाहरण की अगर बात करें इसकी, तो उदाहरण हो जाएगा आपका जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस एथेनॉल। और स्थिरक्वाती मिश्रण की परिभाषा अगर आप लिखोगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, नाम से स्पष्ट है,
स्थिर क्वाथी यानी क्वथनांक क्या रहना चाहिए, सभी अवयवों का स्थिर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था 16 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 800 ml विलयन बनाया गया है। क्या है, 16 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 800 ml विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मूलता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा कैलकुलेट करने पर वो आएगा 0.5 मोल पर लीटर। क्या आ जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था आपका, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 2.31 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया के लिए आयु की अर्धायु की गणना कीजिए। तो इसके लिए आपको अर्धायु का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सी अभिक्रिया की कोटि का लगाओगे, तो ये बताएगा आपका वेग स्थिरांक वाला जो आपका मात्रक है यानी सेकेंड इनवर्स, ये होता है प्रथम कोटि का। और प्रथम कोटि के लिए टी आप होता है, वो होता है टी आप इजिकल टू 0.693 अपॉन के क्या है आपका वेग स्थिरांक है। तो इस प्रकार आप इसको भी हल कर सकते थे। उसके बाद द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, विश्लेषण कीजिए। इसका आपको व्याख्या करनी थी। जिस प्रकार जिंक और Hg की त्रिज्याएं समान होती हैं, उसी आधार पर आपके इसकी विश्लेषण करना था यानी इसकी व्याख्या करनी थी। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम। तो अगर पहले वाले की बात करें तो पहले वाले का नाम है आपका क्या बन जाएगा, पहले वाले का नाम बनेगा आपका ट्राईएमीन। क्या बन जाएगा, ट्राईएमीन, सॉरी ट्राई नहीं, 5 हैं तो ये क्या बन जाएगा पेंटा। क्या है, 5 दिए हुए हैं आपको, तो पेंटाएमीन, पेंटाएमीन क्लोरिडो, क्या बन जाएगा क्लोरिडो, पेंटाएमीन क्लोरिडो। अगर आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ की लिख देंगे क्लोराइड के बाद कोबाल्ट लिखेंगे। क्या है, कोबाल्ट थर्ड, और उसके बाद क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। इस प्रकार पहले का नाम हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अगर दूसरे का लिखोगे तब आपके दूसरे का नाम होगा, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसका नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। और एल्यूमिनियम की जो एक्सीकरण अवस्था आएगी वो कितनी आएगी, थर्ड आएगी। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, अष्टफलकीय क्रिस्टलीय क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन का नामांकित चित्र बनाइए। अब इसके अंदर आपको पता है कि अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन होता है, वो होता है आपके जो 3 कक्षक हैं वो तो आ जाते हैं नीचे, कौन कौन से, DXY, DYZ और DXZ। ऊपर कौन से चले जाते हैं, DX² Y² और दूसरा DZ²। ये आपके कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार से आपको इसका चित्र बनाना था। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्डिहाइड नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। तो आपको ये भी पता है कि इसके अंदर जो होता है इंट्रेंसिक ज़्यादा आती है, यानी जो रोकथाम आती है वो ज़्यादा आती है। इसका आपको व्याख्या करनी थी। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। क्या लिखने थे, संरचनात्मक सूत्र लिखने थे। सक्सिनिक अम्ल का आप लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, COOH CH2 फिर COOH। ये था आपका सक्सिनिक अम्ल का, सक्सिनिक अम्ल का। उसके बाद सूत्र लिखना था आपको थैलिक अम्ल का, थैलिक अम्ल का सूत्र C6H4 COOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार आपका इसका लिख सकते थे, किसका, थैलिक अम्ल का, C6H4 COOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन था आपका एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनानी थी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन था आपका प्रोटीन का विकृतीकरण समझाना था आपका। जो प्रोटीन का गर्म करते हो तो उसके अंदर जो संरचनाएं होती हैं वो टूटती हैं, इसका आपकी व्याख्या करनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के अंदर अंतर लिखने थे। इसमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकृत वेग समीकरण का व्यंजक उत्पन्न करना था। इसको नहीं करना था तो आप अथवा वाले क्वेश्चन को कर सकते थे। ये इससे सरल था थोड़ा। अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में अंतर लिखना था। उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक उत्पन्न करना था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था आपका
फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या लिखना था आपको? फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना था। ठीक है, तो जिसमें क्या लिख सकते थे आप फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया के लिए? जैसे मान लो कि RX प्लस NI और किसकी प्रेजेंस में, तो एसीटोन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यह बनता है RI प्लस NaX। ये जनरल समीकरण है आपका किसका? फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया का। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका हेलो एल्केन की KCN और AgCN से अभिक्रिया से प्राप्त मुख्य उत्पादों की तुलना कीजिए। तो KCN से कराती हो तो आपका RCN बनता है, इससे कराती हो तो RNC बनता है। इनकी आपको क्या करनी थी? तुलना करनी थी। ये आपकी NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर आपको इसको नहीं करना था तो आपके अथवा में क्वेश्चन दिए थे वोल्टेज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो वोल्टेज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको क्या करना? 2RX प्लस 2Na किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है आपका? यह बन के आ जाता है आपका क्या? RR यानी एक प्रकार की एल्केन देखने को मिलती है आपको। अगला क्वेश्चन था आपका एल्किल एलाइड की तुलना में एरिल एलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील होते हैं, विश्लेषण कीजिए। तो जो एरिल एलाइड होते हैं उनमें जो अनुनाद होता है वो दिक्कत देता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, जबकि एल्किल एलाइडों में ऐसा नहीं होता है। इसकी भी आपको क्या करनी थी? व्याख्या करनी थी। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था? वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम वेनिलिन क्या है? वेनिलिन। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए, ये मुख्य उत्पाद लिखिए। तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका? एरिल, जो एरिल क्लोराइड यानी जी क्या है आपका? बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर COCl। ठीक है, और इसके बाद H2PDBaSO4। इसको देखते ही आपको अनुमान लगना चाहिए था कि ये जो अभिक्रिया है आपकी वो अभिक्रिया क्या है? रोजेनमुंड अपचयन। कौन सी अभिक्रिया है? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है। और आपको पता है कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है? एल्डिहाइड के निर्माण की विधि है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड बन जाएगा तो इस प्रकार यानी अब जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा बेंजल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? तो यहाँ पर बेंजीन लगी है तो कौन सा बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। कौन सा बनेगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद था आपका क्या था? CH3COONA क्या था? CH3COONA। और ये आपका किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म कर रहे हो। जो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर आता, आंसर आपका CH4 यानी मेथेन आंसर आता। उसके बाद क्या बनता? Na2CO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना था तो अगला क्वेश्चन था आपका मेडोस्वीट से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम लिखिए। ये जो मेडोस्वीट है उससे प्राप्त एल्डिहाइड का नाम लिखना था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाता आपका? सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या हो जाता? सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है आपको किससे? मेडोस्वीट से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था बेंजीन की रिएक्शन आपको करानी थी CH3COCl एरिल क्लोराइड के साथ करानी थी ठीक है, अब किसकी प्रेजेंस में करानी थी? तो निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में करानी थी यानी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ आपको देखने को मिलता एसीटोफिनोन। क्या देखने को मिलता? एसीटोफिनोन देखने को मिलता। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा था? अगला क्वेश्चन था आपका CH3COOH एसिटिक अम्ल की रिएक्शन पहले तो कराई जाती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ। ईथर की प्रेजेंस में दूसरी बार अभिक्रिया कराई जाती है H3O+। तो जो आपका जो CH3COOH है लिथियम एल्यूमिनियम एक अपचायक है। तो ये इसको कहाँ पहुँचा देता है? एल्डिहाइड में। और ये एल्डिहाइड कहाँ चेंज हो जाता है आपका? एल्कोहल में। यानी जो आपका फाइनल आंसर आता है, फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है आपका एथेनॉल। क्या आता है? एथेनॉल। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित किए। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखनी थी। सेकंड था ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाना था। उसके बाद CaSO4 के विलयन को 1 एम्पियर धारा यानी I का मान कितना था? 1 एम्पियर। टाइम कितना था? 15 मिनट।
टाइम को इसमें चेंज करना था। सेकंड है विद्युत अपघट्य किया जाता है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो W बराबर ZIT वाला फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते थे। इसका अथवा वाला क्वेश्चन था आपका कि सेल विभव को परिभाषित कीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र, और यहाँ पर आपको मोलर चालकता निकालनी थी। तो जिसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा m इजिकल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ पर कप्पा ये दिया हुआ है आपका, और जो मोलरता है वो कितनी दी, 0.1 मोलर। ठीक है, इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते थे। और लास्ट क्वेश्चन था आपका सरल ईथर का कोई एक उदाहरण दीजिए। सरल ईथर का उदाहरण देना था आपको, तो ऐसे लिख सकते थे CH3COCH3, ये आपका क्या है, सरल ईथर है। उसके बाद प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरक जलवयन की क्रियाविधि लिखनी थी, जो NCERT में आपकी एज इट इज दी हुई है। इसको नहीं करना था तो आप इसको भी कर सकते थे, मिश्रित ईथर का एक उदाहरण। अब यहाँ पर क्या करना था, CH3O C2H5 ऐसे लिख देना था। उसके बाद प्रोपेन टू ऑल के निर्जलन की क्रियाविधि को समझाइए, ये भी आपके NCERT में एज टेस्ट दी हुई है बॉक्स के अंदर बंद करके। तो ये था आपका आज का पेपर, जिसका अगर लेवल की बात करें तो लेवल था आपका मीडियम, ना तो ज़्यादा हार्ड था और ना ज़्यादा इजी था, मीडियम लेवल का पेपर था, अच्छा पेपर था। अब आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। थैंक यू।